ओके। उस दिन हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था असिम्प्टोट का। इधर देखेंगे प्लीज। और फिर हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने उस दिन ये पढ़ा था कि कोई भी हाइपरबोला के लिए दो असिम्प्टोटिक पेयर इस दुनिया में होते हैं। ठीक है। जो ओरिजिन से पास करते हैं, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। ठीक है। असिम्प्टोट्स के बीच का जो एंगल होता है उसको भी निकाला जा सकता है, और असिम्प्टोट्स के जो स्लोप होते हैं वो क्या होते थे, -b/a और +b/a। ठीक है। एंगल क्या होता था उन दोनों के बीच में, बताइए। 2ab² - b²। 2ab/a² - b²। ठीक है। ये एंगल होता था। अभी हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि एसिम्प्टोट के बीच का जो एंगल है, ध्यान से देखेंगे। एसिम्प्टोट्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। एक और फॉर्मूला होता था, लिख देता हूं मैं, क्या होता था। E = सेकेंड ऑफ वट एवर द एंगल इज, उसका आधा। ठीक है। तो ऐसे भी अगर आपको इसेंट्रिसिटी पता है तो इस अप्रोच से भी कर सकते हो। अब अगर असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो कब होता है, किस केस में होता है, यहाँ पे देखेंगे। tan थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब tan थीटा नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, ऐसे सोच लो, या फिर इन्फिनिटी हो। दोनों ही केस में डिनोमिनेटर क्या मानेंगे अपन, जीरो या क्लोज टू जीरो, जैसा आपको कहना चाहे। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो a² और b² बराबर हो जाएगा। ऐसा कौन से हाइपरबोला में होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है कि a² और b² का वैल्यू बराबर हो जाता है। तो इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे बन जाती है, x² - y² बराबर a²। ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2। खास बात क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, कि दोनों a और b बराबर होते हैं और इसेंट्रिसिटी 2 होती है। ठीक है, बोथ द एक्सेस आर इक्वल। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, कि उनके जो असिम्प्टोट्स होते हैं वो होते हैं परपेंडिकुलर। मतलब आज के बाद अगर मुझे कोई भी हाइपरबोला के ऊपर ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उसके असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है, आपको बोल दिया जाए एक हाइपरबोला है, उसके असिम्प्टोटिक पेयर्स जो है दे आर परपेंडिकुलर, तो आप बोल देना अच्छा मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, कन्वर्सली आप लोग ऐसा समझ सकते हो। अब हमको इन्वर्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ना है, जिसका मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था उस दिन। ठीक है, जिसको अपन तिरछा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर हाइपरबोला विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एज असिम्प्टोट्स, है ना, ऐसा बोलेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैं पहले ही बता चुका था उस दिन भी कि जो लेक्चर है वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। आज का भी लेक्चर आपको इतना आसान लगेगा नहीं, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसको एज इजी एज पॉसिबल बनाने की, बट सुनना तो आपको पड़ेगा, एकदम आसानी से नहीं घुसेगा खोपड़ी में। तो हाइपरबोला विद, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एज asymptotes। ठीक है, हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज असिम्प्टोट। अच्छा ये बताइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या हो गया, कौन कौन सी एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। अगर हमें क्या बोला गया, हाइपरबोला के असिम्प्टोट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये दोनों जो लाइंस है ये किसी हाइपरबोला के लिए किस चीज का काम कर रहे हैं, असिम्प्टोट के लिए। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि असिम्प्टोटिक पेयर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हाइपरबोला कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। मतलब इन दोनों असिम्प्टोट के लिए जो हाइपरबोला बनेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। मतलब बिना ड्रॉ करे आप उसकी इसेंट्रिसिटी अभी से बता सकते हो, क्या होगी उसकी इसेंट्रिसिटी, √2 होगी। तो इसेंट्रिसिटी मैंने सबसे पहले लिख दिया, ये जो भी हाइपरबोला बनेगा उसकी इसेंट्रिसिटी √2 होने वाली है। अच्छा, फिर हम लोगों ने अब हाइपरबोला को ड्रॉ करना है, उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दूं मैं, फिर ड्रॉ करेंगे। अच्छा ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एक चीज और पढ़ी थी कि असिम्प्टोट की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है, याद है आपको, भूल गए, असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन याद करो, वो वाला असिम्प्टोट जो था x² / a² - y² / b² इक्वल्स टू 0 होती है ना। तो असिम्प्टोट की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है, अगर वो पता चल जाए तो उसमें आप जीरो की जगह एक कांस्टेंट लगा देंगे तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। याद आ रहा है सबको, अच्छा। तो मतलब असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन मिलते ही अपन हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे आपको पहला असिम्प्टोट जो है उसकी इक्वेशन पता है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, और y एक्सिस की इक्वेशन x = 0। वेरी नाइस। तो ये असिम्प्टोट 1 है, ये असिम्प्टोट 2 है। क्या मैं दोनों असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन लिख सकता हूं, जस्ट मल्टीप्लाई देम, दोनों का LHS मल्टीप्लाई कर दो, y × x क्या हो जाएगा, xy।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, ठीक है। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स क्या आ जाएगी, x इंटू वाई बराबर 0, है ना। अच्छा, जो असिम्प्टोट की इक्वेशन होती है उसमें आरएचएस में 0 की जगह क्या करना रहेगा, हमें एक कांस्टेंट लगाना रहेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपरबोला की ही इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां पर जो हाइपरबोला बनने वाला है उसकी इक्वेशन हमें डायरेक्टली मिल चुकी है बिना ड्रॉ करे। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या मिल जाएगी हमको, एक्स वाई बराबर सम कांस्टेंट, समझे ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, आरएचएस में ये सी की जगह, सी की जगह कुछ भी लिख सकते हो ना आप, चाहे तो के लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, आप चाहे तो लैम्डा लिख दो, फर्क थोड़ी पड़ रहा है। बट मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे सी की जगह सी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा ज्यादा सुंदर लगता है ना, और उससे आंसर हमारे जल्दी जल्दी आते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो कांस्टेंट की जगह कुछ भी लिख दो ना, आपका मन कर रहा है लैम्डा लिख दो, म्यू लिख दो, मैं सी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सुंदर दिखे, कैलकुलेशन जल्दी आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने उस दिन पढ़ी थी, बस ये फाइनल, इसके बाद अपन सब कुछ कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर अगर मैंने आपको असिम्प्टोट्स के पेयर दे दिए, ये है असिम्प्टोट नंबर 1, ये है असिम्प्टोट नंबर 2, तो क्या मुझे हाइपरबोला की ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस मिल सकती है। याद करो, मैंने आपको रेड कलर के इंक से लिखवाया, तो मैंने बोला था एक दिन में भूल जाओगे, और पक्का भूल भी गए होंगे, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, असिम्प्टोट्स के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर 1 और एंगल बाइसेक्टर 2, यही ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का काम करते हैं। याद आ रहा है क्या, पक्का, ओके, पक्का याद आ रहा है सबको ये, ठीक है। अगर पेजेस पलटना तो पलट के देख लो, हमने लिखा भी होगा कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ असिम्प्टोट्स एक्ट एज ट्रांसफर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। एंगल बाइसेक्टर हमेशा बीचों बीच से पास करता है, एकदम बीचों बीच से, ठीक है। तो अगर मेरे पास असिम्प्टोट 1 ये है, दिस इज असिम्प्टोट 1, दिस इज असिम्प्टोट 2, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा बीच से गुजरने वाला, और एक ये रहा बीच से गुजरने वाला, तो इनमें से कोई भी एक कॉन्जुगेट ट्रांसफर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही ट्रांसफर हो, ठीक है, बट मैंने ऐसा लिख दिया। अब मेरे पास यहां पर बताइए, ये रहा असिम्प्टोट 1, ये रहा असिम्प्टोट 2, क्या अपन इनके एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस लाइन का एक्स और वाई एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर कौन सी लाइन होगी, बोलकर बताइए जरा। हाँ, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये होगी एंगल बाइसेक्टर 1। तो आपको समझ में आ रहा है, जो भी हाइपरबोला बनेगा उसका मेजर, मेजर नहीं, कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस, वो मुझे मिल गया है, या मे बी कॉन्जुगेट मिल गया है, वी विल कम टू दैट। और दूसरा एक्सिस क्या मिल गया मुझे, ये वाला। अच्छा, ये वो जो लाइन बना रहा हूं मैं, इसकी इक्वेशन आप बता सकते हो क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, और दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जहां पर मिलती है वो क्या होता है, हाँ वो होता है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज एट ओरिजिन, मैं 0 0 वहां पे लिख दूंगा। तो क्या मुझे ट्रांसवर्स एक्सिस पता चल गई, यस। क्या मुझे कॉन्जुगेट एक्सिस भी पता चल गई, यस। अब एक बात बताइए, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है मैंने, है ना, सिंपल सी बात है। आरएचएस में मैंने सी स्क्वायर लिखा है फॉर सम रीजंस, ठीक है, आरएचएस में मैंने सी स्क्वायर लिखा है। आप मुझे इतना तो बता सकते हैं कि जो सी स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा, है ना, सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो अगर आरएचएस पॉजिटिव है तो क्या एलएचएस भी पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनते जाना, बहुत इजी, एलएचएस भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, एलएचएस में क्या लिखा है, एक्स इंटू वाई, समथिंग इंटू समथिंग। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब आइदर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। एक भी पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मतलब या तो दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव हो, एक्स वाई है क्या, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली, आप बताइए। पॉजिटिव एक्स और वाई पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, और नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एक साथ कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब हमारा जो हाइपरबोला होगा वो हाइपरबोला का ब्रांच फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करना चाहिए, बिकॉज सारे पॉइंट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो सकता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे हो सकता है, तो हाइपरबोला विल बी समवेयर लाइक दिस, ठीक है। और सिंस दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक सीधा हाइपरबोला देखा है ना, हम लोगों ने क्या ऐसा देखा है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये रहा हाइपरबोला का ब्रांच। तो हम कैसे बनाते थे, जो एक्सिस होती थी ट्रांसवर्स एक्सिस, उसके ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली बनाते थे हाइपरबोला, तो यहाँ पर भी एकदम वैसे ही बनेगा, देख रहे हो, ये बन गया हाइपरबोला। सो दिस इज दी हाइपरबोला, और एकदम ऐसा बनाया मैंने कि ये एक्स एक्सिस को असिम्प्टोटिक दिखे और वाई एक्सिस पर भी असिम्प्टोटिक दिखे, है ना। इट फील्स लाइक इट विल टच द एक्स एंड वाई एक्सिस एट इंफिनिटी। अच्छा, इसका सिमेट्रिक ब्रांच भी ऐसा होगा कुछ, समझ में आ रहा है क्या, बन गया अपना हाइपरबोला। अब इस हाइपरबोला के बारे में अपने को क्या पढ़ना है, इसका सेंटर कहां पर है, इसका वर्टेक्स कहां पर है, इसका
फोकस कहाँ पर है और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है, बस हमारा चैप्टर ही फिनिश हो गया। और ये बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है, इसके बाद अपने लिए खेल एकदम, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपने लिखा है क्या? पहले लिख लेंगे मेरे ख्याल से तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर मैं बहुत सारी चीजें मिटाऊंगा। यस, परसों का मिल जाएगा बिल्कुल 100%। ठीक है, अभी मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग्स है। मैं वैसे भी इनको अपलोड करने वाला हूँ, आपको पब्लिक दिख जाएगी ये फाइल्स। ऑल राइट, आगे देखिए। अब देखो, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि इस हाइपरबोला का सेंटर कहाँ पर है, तो आप मुझे आराम से बता पाएंगे 0,0। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका वर्टेक्स जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो अपने को बहुत ज्यादा जोर लगेगा दिमाग में। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं अगर आपसे आसान सी बात पूछता हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये अपना कौन सा हाइपरबोला है? स्टैंडर्ड हाइपरबोला 1। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में मैंने आपसे पूछा सेंटर का है, आप बड़े आराम से बता देंगे क्या आएगा सेंटर, 0,0। अच्छा, इसका पहला वर्टेक्स कहां पर होता है बताइए? 1,0। अच्छा, और ये वाला वर्टेक्स भी उतने ही पॉइंट पे होता है, बस नेगेटिव, -a,0। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे बताना कितना आसान है, बिकॉज वी रिमेंबर कि 1,0 होता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लेता हूँ कि बताइए फोकस नंबर 1 कहाँ पर होता है, आप क्या बोलेंगे? ए इंटू इसेंट्रिसिटी, ,0। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना है ना अब, कि सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये है ए। ठीक है, इस दूरी को थोड़ी देर के लिए डी बोल दे रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं मैं? डी। कहां से कहां तक? सेंटर से लेके वर्टेक्स तक। अच्छा, यहां पर सेंटर कहां है? ओरिजिन पे। अच्छा, वर्टेक्स कहां पर होगा? यहां कहीं होगा, एग्जैक्टली यहीं पे होगा ना यार। हाइपरबोला थोड़ा तिरछा हो गया, अभी आप इसी हाइपरबोला को थोड़ा घुमा दो, ठीक है, तो ऐसा हाइपरबोला बन जा रहा है। ठीक है, तो हाइपरबोला थोड़ा तिरछा हो गया, बट अगेन ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? डी। है ना, मेरा टारगेट है कि मैं ये डी निकाल दूं। जैसे ही डी निकल जाएगा ना, सब एकदम प्यार से सुलझ जाने वाला है, एक एक चीज आपको पता चल जाएगी। तो मेन टारगेट इज कि अपन ये डिस्टेंस निकाले डी। क्यों? क्योंकि देखो, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी अगर ई है, तो आप बताइए ओरिजिन से कितना डिस्टेंस आगे जाएंगे तो वर्टेक्स मिल जाएगा? ए डिस्टेंस आगे। और कितना डिस्टेंस आगे जाएंगे कि फोकस मिल जाएगा? ए इंटू इसेंट्रिसिटी। मतलब सब कुछ उस ए पे ही डिपेंड कर रहा है ना। आपको वो ए पता है तो इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। लकीली इस बार अपने को इसेंट्रिसिटी बहुत स्टार्टिंग से ही पता थी, तो इसेंट्रिसिटी इज नॉट द टेंशन फॉर अस। हमारे लिए टेंशन क्या है? डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से वर्टेक्स तक का। तो ये डिस्टेंस जो ए है, इसको ए नहीं बोलेंगे, हम डी बोल देते। तो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस वर्टेक्स का आ रहा है वो डिस्टेंस डी है, और उस डी को आप इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द फोकस। अच्छा, मतलब ये डिस्टेंस अगर डी है तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस आगे फोकस पाया जाएगा? हाँ, तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा डीई। बस डी पता कर लो, ये डिस्टेंस डीई पता है तो अपन ये पॉइंट भी पता कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर मैं ना आपको दो तरीके से समझाऊंगा। एक होगा बहुत आसान तरीका जिसको अपन 10th लेवल मैथमेटिक्स से डील करेंगे। एक होगा थोड़ा सा हायर लेवल मैथमेटिक्स जिसमें हम यूज करेंगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइंस जो हम लिखते थे वो। लाइन की पैरामीटर की इक्वेशन मैंने आपको थोड़ा सिखाया भी था। आर डिस्टेंस आगे क्या होता है? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। वैसे भी सोचना आना चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम एकदम रिलैक्स माइंड से अपन सोचेंगे। सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता चल जाए। किसके कोऑर्डिनेट? पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता करना है हमें। अच्छा, कैसे पता करेंगे बताइए? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, ये रहा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या है? y बराबर एक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है, तो ये वर्टेक्स जो है हाइपरबोला पे लाई तो कर ही रहा है, बट इट इज ऑल्सो लाइंग एट द पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन की क्या खासियत होती है y बराबर एक्स की? इस पे जो भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट मसाला कॉमा मसाला टाइप का होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही y कोऑर्डिनेट। समझ रहे? इसमें अगर कोई पॉइंट 1 है, कोई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो y भी 1 हो जाएगा। कोई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट भी 2 हो जाएगा। समझे? तो कोई भी पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिखकर मिटा दूंगा, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट मंकी है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा? मंकी हो जाएगा। इसका मतलब दिस पॉइंट ए विल बी ऑफ द टाइप m कॉमा m। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बस मुझे m निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो m कॉमा m पॉइंट है इसको मैंने किसकी मदद से लिखा? y बराबर x की मदद से लिखा। अब हम क्या करेंगे? इस m कॉमा m को पुट कर देंगे हाइपरबोला में। सोच कर देख, वी विल पुट इट इन हाइपरबोला, क्योंकि ये हाइपरबोला पे भी तो लाई कर रहा है। ठीक है, और ये काम मैं रफ में करूंगा या फेयर में?
रफ में चलो फेयर में कर देते। व्हाट आई विल डू, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो है m कॉमा m, इसको मैं पुट कर रहा हूं हाइपरबोला की इक्वेशन। बोलो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, जानबूझ के मैंने सी स्क्वायर लिखा है ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। अब बताइए एक्स और वाई दुनिया में जहां जहां है उसकी जगह आपको m और m रखना है, तो m इंटू एम क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर के बराबर। यहां से m स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, सी स्क्वायर के बराबर। तो क्या आपको मंकी का वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल, या तो प्लस सी या तो माइनस सी। अच्छा, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर तो प्लस सी लेना पड़ेगा, और माइनस सी कौन से क्वाड्रेंट के लिए आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। मतलब ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आपको पता चल गए, सी कॉमा सी, वेरी इजी। और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसको अपन A2 बोल देते, इसको A1 बोल देते। ये कितना हो जाएगा, माइनस सी कॉमा माइनस सी, समझ रहे हो, दोनों माइनस होना चाहिए भाई, दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आपको कल को बोल दूं कि एक्स वाई बराबर 16 इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो क्या आप इसका वर्टेक्स तुरंत बोल दोगे 4,4? समझ में आ रहा है सबको? आपका जैसे ही हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन मिलती है उसके साथ फ्री आता है उसका वर्टेक्स, क्या आता है 4,4। ठीक है, जो भी सी है वो। अगर मैं बोलता हूँ एक्स वाई बराबर 25, तो वर्टेक्स क्या हो गया 5,5। वर्टेक्स फ्री आता है, फोकस फ्री नहीं आता, फोकस में थोड़ी सी मेहनत करेंगे अपन। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ये पॉइंट सी कॉमा सी है और ये पॉइंट ओरिजिन है, तो क्या आप ये वाला डिस्टेंस जो हमारा टारगेट था, डिस्टेंस डी है ना, क्या आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल, कैसे, मन ही मन में डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अब मेरी हेल्प करो यार, मुझे बताओ आप कि ओ ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2c, अरे c माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, 2c स्क्वायर, है ना, c माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस c माइनस जीरो का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, बताइए मुझे 2c स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, c√2 या √2c, √2c बोल दूं मैं? ओके, √2 इंटू सी। आप सी का टेंशन मत लो, सी तो भाई आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा यार, है ना, जैसे 16 दिया था मैंने, 25 दिया था वैसे। तो हमारे पास सी का वैल्यू पता है, सॉरी ये डिस्टेंस का वैल्यू हमें पता चल गया। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, √2c। मैं अभी भी इसको डी बोलूंगा। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया था कि ओरिजिन से इतना डिस्टेंस आगे क्या होता है, ए होता है ना, ए दिख रहा है ए, और उसी ए में अगर ई मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिन से ए ई डिस्टेंस आगे क्या पाया जाता है, फोकस। मतलब ये डिस्टेंस जो है ना, इस डिस्टेंस में आप ई मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आ रहा है उतना डिस्टेंस आगे आपको फोकस मिल जाएगा। तो F1 आपको कितना डिस्टेंस आगे मिलेगा, ये जो डिस्टेंस है डी, उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना डिस्टेंस आगे आपको फोकस मिलेगा। डी कितना है बताइए, √2c। और इसेंट्रिसिटी तो अपने को पता ही है हाइपरबोला की, कितनी है, √2। तो √2c इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2c। अच्छा, मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से 2c डिस्टेंस आगे मुझे क्या, सोचने दो मुझे, सही बोल रहा हूं मैं? हाँ सही तो कह रहे हैं। तो 2c डिस्टेंस आगे मुझे क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, 2c, है ना। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट 2c कॉमा 2c नहीं आए, ना ना ना, कोऑर्डिनेट नहीं है, दिस इज जस्ट द डिस्टेंस, राइट। अच्छा, ये डिस्टेंस है, क्या आप F1 के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, देखो कैसे। F1 के कोऑर्डिनेट आपको एकदम कक्षा 10वीं की कैलकुलेशन के हिसाब से निकालना रहा, तो ये वाला एंगल सबको पता है कि 45 है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसका कॉस कॉम्पोनेंट आ जाएगा फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, चेक करो, दिमाग लगाओ जल्दी से, आ रहा है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है बोलो जल्दी से, 2c। 2c का कॉस 45 कर देंगे तो क्या आपको F1 मिल जाएगा, पक्का। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि F1 का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2c कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। और इसी 2c का साइन कॉम्पोनेंट आपको क्या दे देगा, ये वाली लेंथ, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा F1 का। तो F1 का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2c इंटू साइन 45। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आपके पास F1 के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताइए, √2c कॉमा √2c। ऑल राइट, √2c कॉमा √2c। तो अपने को फोकस के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए, √2c कॉमा √2c। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो रही है इसमें, बट इजी है अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो। ठीक है, तो F1 के कोऑर्डिनेट अगर √2c है, तो क्या आप मुझे F2 के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, -√2c कॉमा -√2c। एक्सीलेंट। ठीक है, बस वी आर 80% डन। ठीक है, बस अपना एक ही काम बचा है, वो भी आप कर ही दोगे। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचना, मैंने जैसे आपको बताया था वैसे भी सोच कर देखते हैं ना, बिकॉज वी शुड नो दैट वे ऑल्सो। क्या हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 2c। ठीक है, 2c। आप बताइए, ओरिजिन से आर डिस्टेंस आगे कोई भी पॉइंट अगर लिखना हो, ओरिजिन से या फिर x1 y1 से, इन जनरल अगर ये x1 y1 होता
तो x1 y1 से r डिस्टेंस आगे कोई भी पॉइंट अगर लिखना हो तो क्या होता है वो x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन का इंक्लिनेशन तो हमको पता ही है 45। तो क्या आप बोल सकते हो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस r, मतलब 2c, तो 0 प्लस 2c cos 45, दिख रहा है सबको, और 0 प्लस 2c sin 45, sin 45 इज अगेन 1/√2। आ गया ना, वही पॉइंट आएगा, सोचने का तरीका बस बदल गया। ठीक है, अब देखो मैं आपके लिए काम थोड़ा और आसान करता हूँ। लेट से मैंने आपको दिया हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स वाई बराबर 16, मैं इसमें आपको क्वेश्चन करा ही दूंगा। एक्स वाई बराबर 16, जल्दी से बताओ मुझे कि सी का वैल्यू क्या आ गया, 4। अच्छा, और हमारा सी अगर पता चल गया है तो सी कॉमा सी होता है वर्टेक्स, तो क्या आपको वर्टेक्स इंस्टेंटली पता चल जा रहा है 4,4? यस। इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, √2। ये तो कैलकुलेट करना ही नहीं है अपने को, दिस इज डेफिनेटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, √2 इसकी फिक्स है। अच्छा, अब अगर अपने को सी पता है और इसेंट्रिसिटी पता है, इसेंट्रिसिटी का खैर काम नहीं है बट वॉट एवर, सी पता है अगर, तो उसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो, तो √2c कॉमा √2c क्या मिल जाएगा अपने को, फोकस। तो बताइए यहाँ पे 4 है सी, तो फोकस कहाँ पे आ जाएगा, 4√2 कॉमा 4√2। अरे देखो ना ये सी है, तो सी इंटू √2 कर देने से अपने को क्या मिल जाएगा, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों, और इसी में माइनस भी कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये वाले दूसरे वाले फोकस के कोऑर्डिनेट। ठीक है, बस अब बचा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बचा है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, है ना, लास्ट अपना यही बचा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लेंगे, आप लोग मेरी हेल्प करोगे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए, बिकॉज हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम डिस्टेंस पे फोकस कर रहे हैं ना बस, कि भाई ओरिजिन से या सेंटर से कितना डिस्टेंस आगे वर्टेक्स आता है, ए डिस्टेंस आगे। ठीक है, कितना डिस्टेंस आगे फोकस आता है, उसी ए में ई मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना डिस्टेंस आएगा बताइए मुझे, ए बाई ई डिस्टेंस आगे। क्या हमें ए पता है इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए, यस दिस डिस्टेंस इज ए, ये जो खूबसूरत डिस्टेंस है डी, इसी को अपन ए की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो है वो ए है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, उस ए में आपको क्या डिवाइड करना है, इसेंट्रिसिटी, वो इसेंट्रिसिटी आपने डिवाइड कर दिया तो आपको डायरेक्ट्रिक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और यहां पर भी हो जाएगी सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ रहा है, क्या आप मुझे ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखकर बता सकते हो, बहुत इजीली बता सकते हो, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। यहाँ पे भी दो तरीके सोचने के, एक तरीका है कि आप पहले फुट निकालो फिर इक्वेशन निकालो, दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली इक्वेशन निकालो, फुट तो आ जाएगा। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन y बराबर क्या है बताइए जल्दी से, दिस लाइन ब्लू वाली क्या है, y बराबर -x। अच्छा, इसको अगर मैं y बराबर -x को ऐसे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो क्या आप बुरा मान जाओगे, नहीं, अरे यार कुछ नहीं करा ना, x को उधर ले गए अपन। ओके ओके ओके, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख दो ना यार, x प्लस वाई सबकी नजर आ गए बराबर 0। क्या इस लाइन के ही पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स 1 और डायरेक्ट्रिक्स 2 है ना। और हमने ये सीखा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करती है। सही बात है ना यार। तो आप बताइए मुझे, ये x प्लस वाई बराबर 0 के पैरेलल अगर आपको कोई एक लाइन लिखनी है तो क्या आप ऐसे लिख दोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट, बताइए क्या लिख दो, यहाँ पे सी नहीं यूज करते, d1 यूज कर लेता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स 1 का कांस्टेंट, और x प्लस वाई इज इक्वल टू d2 इज फॉर डायरेक्ट्रिक्स 2, तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ जाएगी। ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपन स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल लाइन बताइए किस टाइप की होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा टाइप की होती है ना, बस ये कांस्टेंट का ही फर्क आता है, ये एक्स प्लस बी वाई तो सेम होता ही होता है, क्योंकि स्लोप यहीं से आ रहा है ना, दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, तो ये वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट डिफर करना चाहिए, बस वही करा है मैंने यहाँ पे, है ना। अच्छा, तो ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, इसकी इक्वेशन बोल देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई बराबर डायरेक्ट्रिक्स 1, और इसकी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर डायरेक्ट्रिक्स 2। ठीक है, अच्छा, बस अपने को डायरेक्ट्रिक्स 2 मतलब समझ जाओ, है ना, d2 कांस्टेंट है वो, डायरेक्ट्रिक्स 2 के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। अब मेरे को d1 d2 कैसे निकालना है, ये आप मेरी हेल्प कर दो, बस मेरा काम हो जाएगा। d1 d2 कैसे निकालना है, हमारा ये टॉपिक ही क्लोज हो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं इसमें। d1 d2 कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन दैट आई शुड यूज। देखिए ये रहा सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस कितना होता है बताइए मुझे, कितना होता है, a बाय ई होता है, कितना होता है, a बाय ई। यहाँ पर a जो है वो क्या है, ये वाला डिस्टेंस OA1, समझ रहे हो ना, ये ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो a की तरह एक्ट कर रहा है। ये डिस्टेंस का लंबाई बताओ जल्दी से मुझे क्या है, √2c।
ओके, रूट टू सी है ना, तो ये जो रूट टू सी है इसमें क्या डिवाइड करना रहेगा मुझे, इसेंट्रिसिटी, दैट इज रूट टू। ओके, तो वो डिवाइड कर देने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, वो डिस्टेंस मिल जाएगा। बस वो डिस्टेंस मिल गया तो हमारा काम हो गया ना। आप चेक कर लो, अब नीचे की जगह ऊपर लिख रहा हूं मैं, आप नीचे ही लिखना। इसेंट्रिसिटी क्या बोल रहा था मैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, एट डिस्टेंस ए बाई ई। ठीक है, ए बाई ई मतलब यहां पर क्या हो गया, ए का वैल्यू रूट टू सी, समझ में आ रहा है बेटे। और इसेंट्रिसिटी कितना होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रूट टू। तो इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, सी डिस्टेंस आगे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स। सी डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर अपन सी डिस्टेंस आगे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो ये वाली लंबाई कितनी हुई बोलिए जल्दी से मुझे, सी। ओके, तो डायग्राम थोड़ा सा गंदा बनने वाला है बट कोई बात नहीं। ये जो पॉइंट होगा, क्या इसका आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे, वेरी इजी, बहुत इजी है ना। अरे सी का कॉस कंपोनेंट ले लो ना भाई, सी का कॉस कंपोनेंट ले लोगे तो ये वाली लंबाई आ जाएगी, और साइन कंपोनेंट से ये वाली लंबाई आ जाएगी। तो कॉस कंपोनेंट करो, सी का कॉस 45, एंगल तो 45 ये वाला है, तो सी कॉस 45 कितना हो जाएगा, सी इंटू वन बाय रूट टू। तो सी बाय रूट टू आ गया क्या ये वाला पॉइंट। हाँ, तो मैं डायरेक्ट्रिक्स वन के जो फुट है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नंबर वन, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स वन का जो फुट है ना, वो मेरे पास आ गया है क्या, सी कॉस 45 कॉमा सी साइन 45। और डायरेक्ट्रिक्स टू का फुट भी आ गया क्या मेरे को, मेरे पास इसी तरह से। यस, तो डायरेक्ट्रिक्स टू का फुट आ गया माइनस सी बाय रूट टू कॉमा माइनस सी बाय रूट टू। क्या डायरेक्ट्रिक्स वन की इक्वेशन भी आ गई मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स वन और डायरेक्ट्रिक्स टू की इक्वेशन, हाँ आ गई है, लेकिन आप लोग मेरी हेल्प करोगे, इतना सा काम आप लोग करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो यहां तक पहले लिखो, D1 और D2 की इक्वेशन जो है, देखो इधर प्लीज, उनमें सिर्फ एक कांस्टेंट D1 और D2 ही निकालना है अपने को। ठीक है, वो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट पुट करके। भाई ये वाला जो पॉइंट है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इट विल बी लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। आप इसको पुट कर दो डायरेक्ट्रिक्स में, आपके पास कांस्टेंट वन कांस्टेंट टू आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, पहले इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। मैं यहाँ पे मन ही मन में अगर पुट करता हूँ सी बाय रूट टू प्लस सी बाय रूट टू कितना हो जाएगा, टू सी बाय रूट टू, मतलब रूट टू सी, रूट टू सी आ गया D1। अरे बहुत ईजी है भाई। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर डी रूट टू सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर माइनस रूट टू सी। चेक कर लेना है ना, अगर आपको ये लास्ट में डाउट आएगा तो आपको यहीं पे आएगा। ठीक है, अदरवाइज कभी नहीं आएगा डाउट, और वो भी इसलिए आएगा क्योंकि आपको पैरेलल लाइन समझ में नहीं आती हो तो, अदरवाइज तो फिर भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिखे हैं, आप लोग पैरामेट्रिक पॉइंट से सोचने की हैबिट डालो, है ना, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, सुपर पावर होता है पैरामेट्रिक पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग एक और तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखेंगे। देखो भाई, इसको आप समराइज किया जाए अगर तीन सेंटेंस में, तो देखना क्या होता है। एसेंट्रिसिटी रूट टू, सेंटर कहाँ पे, जीरो जीरो पे। अच्छा, वर्टेक्स सी सी, ध्यान से सुनना, वर्टेक्स सी पे, फोकस रूट टू सी पे, डायरेक्ट्रिक्स सी बाय रूट टू पे, मतलब सी रूट टू सी और सी बाय रूट टू। नहीं समझ में आया, सी सी रूट टू सी बाय रूट टू, बस ये है इसका की। अगर आपने ये पकड़ लिया, सी सी रूट टू और सी बाय रूट टू, बस हो गया। अब आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन आराम से बिना किसी दिमाग लगाए कर सकते हो, वरना क्या आपको बार बार ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर कॉस 45 साइन 45 करोगे, वो तो वैसे भी जाता है। फिर आप ये टू सी डिस्टेंस निकाल के उसका कॉस 45 साइन 45 करोगे। मैं ऐसे ही करता था स्टार्टिंग में बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद मैंने ये बना लिया कि सी सी रूट टू सी बाय रूट टू, मतलब करना क्या है, सी में रूट टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोकस आ जाएगा, रूट टू डिवाइड कर देंगे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन आ जाएगी, देखो ना, एक्स प्लस वाई प्लस, कहाँ गया, हाँ एक्स प्लस वाई प्लस D1। D1 मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वन, बस आपको यहाँ पे सी बाय रूट टू सी बाय रूट टू पुट करना है। ठीक है, ओके, अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो इस पर्टिकुलर हाइपरबोला में, लेट मी रिमेंबर, और कुछ है क्या, बस। ठीक है,
बाकी आपसे और कुछ पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया बाय चांस तो मैं आपको क्वेश्चन में सब समझा दूंगा ना, कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, टेंजेंट वेंजेंट पूछ लिया उसने, नॉर्मल पूछ लिया या फिर एनीथिंग, तो हम सब कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखो इसी का सेकंड टाइप का हाइपरबोला होता है, लेकिन वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ ना, मैं अच्छा इंसान हूँ, छोड़ूंगा नहीं, तो पढ़ा देता हूँ। देखो कौन याद कर रहा है तुमको, देखो सेकंड हाइपरबोला। यस, अभी हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर ना, अब हम पढ़ेंगे एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आर एच एस में वो नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग स्क्वायर लगाते हैं ताकि हमको समझ में आए कि आर एच एस अभी नेगेटिव है। सबसे पहले आप मुझे क्या एक चीज बता सकते हो यहाँ पे कि एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका एसेंट्रिसिटी आप देखते ही बता दोगे क्या होगा, √2। तो एसेंट्रिसिटी तो हमें पता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में और फोर्थ में आता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव है ना, और थर्ड में दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए हमें, तो सेकंड और फोर्थ में आएगा। देखिए इसको कितना खटाखट निपटाने वाले अपन, तो सेकंड और फोर्थ में बनने वाला है। और इनके असिम्प्टोट कौन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इस केस में, इसके केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी वो ये वाली लाइन हो जाएगी। क्या आप मेरे को इस लाइन की इक्वेशन जोर से बोल के बताओगे क्या होती है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। और इस वाली, हाँ इस वाली एक्सिस की इक्वेशन, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस एक्स। हाइपरबोला यहाँ पे बनेगा है ना, ऐसा, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में समथिंग लाइक दिस बन गया आपके पास हाइपरबोला, खत्म। ठीक है, और इस हाइपरबोला में अब देखो अपने को क्या करना है, तीनों पॉइंट्स निकालने। कौन कौन से पॉइंट्स? ओरिजिन मतलब सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो बहुत इजी है, सी√2 c/√2। ध्यान से देखिएगा, ये रहा ओरिजिन 0,0, और फोकस कहां पे होता है, सी पे, सी पे। लेकिन क्योंकि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस तो हम लगा ही सकते हैं। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए मुझे, सी होगा या -c, +c होगा? बहुत बढ़िया। और क्या आप मुझे A2 के कोऑर्डिनेट भी बोल के बताएंगे, बोलिए जल्दी से। C, ठीक है, अपने को पता है कि सी होगा, बट अपने को प्लस माइनस एडजस्ट करना आना चाहिए। क्या आपको फोकस पता है कहां पे पाया जाएगा? सी√2 पे। फिर से दिमाग लगाएंगे, होता तो सी√2 है, लेकिन यहां पर फोकस क्या हो जाएगा, -c√2 एक्सेलेंट। और यहां पर फोकस क्या हो जाएगा, C√2 -c। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बचा अपने पास डायरेक्ट्रिक्स। क्या आप मुझे डायरेक्ट्रिक्स का फुट, दैट इज ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स। हमेशा ना डायरेक्ट्रिक्स का फुट लिखा करो, क्योंकि इक्वेशन लिखना बहुत आसान होता है और इक्वेशन को याद रखना बहुत मुश्किल है, बट फुट हमको याद रहेगा ना। सी से √2 आगे मल्टीप्लाई करा तो फोकस आ गया। ठीक है, ये क्या था, ये वर्टेक्स। ठीक है, और ये क्या था, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई करने पे फोकस और √2 डिवाइड करने पे डायरेक्ट्रिक्स। तो मुझे बताइए ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, c/√2। लेकिन प्लस माइनस का ख्याल रखना है अपने को, तो डायरेक्ट्रिक्स 1 का फुट क्या आ जाएगा बताइए, -c/√2, c/√2। बहुत ही बढ़िया। और ये वाला क्या आ जाएगा, c/√2, -c/√2। एक्सेलेंट। अब आपको अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ही लिखनी है तो ये वाली इक्वेशन क्या है, जल्दी से बोलेंगे, x माइनस वाई, ये तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 0 ना। तो ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई बराबर सम कांस्टेंट। और ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई बराबर सम अदर कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट निकालना है, अगर आपको ये वाला कांस्टेंट निकालना है d1 और d2, तो आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी आ जाएगा। कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करो, ये फुट को ही डाल दो ना उसमें। अगर मैं फुट को डालूंगा, ध्यान से देखना, x की जगह, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे गोल हो जाएगा ये, x की जगह -c/√2 डालेंगे और y की जगह c/√2, तो -c/√2 कितना आ रहा है, डायरेक्ट d1 का वैल्यू -c/√2 क्या ऐसा आ रहा है, -2c/√2, विच मीन्स -√2c। ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स 1 का, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स 1 का कांस्टेंट। डायरेक्ट्रिक्स 2 का कांस्टेंट कैसे आएगा, जस्ट पुट दिस पॉइंट c/√2 एंड -c/√2, तो c/√2 माइनस c/√2, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, c/√2 माइनस c/√2, तो कितना आ गया, 2c/√2, 2c/√2, तो ये कितना हो गया, √2c।
तो मेरे पास d1 जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू भी आ गया -√2c, d2 कांस्टेंट का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अपने पास डायरेक्ट्रिक्स 1 की इक्वेशन क्या आ रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -√2c, और डायरेक्ट्रिक्स 2 की इक्वेशन क्या आ रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू +√2c। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी रटना मत, यहाँ पे एक भी चीज मत रटना। अगर आपको मैं बताऊं इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो की पॉइंट है वो ये है। ठीक है, ये की पॉइंट आप अच्छे से समझ लेंगे, इसको दिन में 4 बार या फिर हफ्ते में 4 बार रिवाइज करेंगे, हर हफ्ते रेगुलरली, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, ये हो गया सेकंड हाइपरबोला खत्म, क्या बचा है इसमें, कुछ भी डिराइव करना ही नहीं पड़ा ना अपने को। तो दिस इज द की पॉइंट, सी, √2, c/√2, बस। अभी समझ में आ गया है, कब तक याद रखेंगे, कब तक आपकी मेमोरी आपका साथ देगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपके लेक्चर 4:30 तक है। नहीं, मैं आई एम जस्ट आस्किंग, तुम बहुत हंसते हो। हैं? कि कब तक है लेक्चर अपने? ठीक है, मैं सर से ही पूछ लूंगा। केमिस्ट्री का भी तो होगा ना यार। हाँ होगा होगा, डोंट वरी, ये मिटा रहा हूँ अब मैं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा अभी तक, वो दो टाइप के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़े। पहला अपना स्टैंडर्ड वाला ही था, x² / a² माइनस y² / a² इज इक्वल टू 1। और दूसरा हमने कौन सा वाला पढ़ा, एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस दोनों पढ़ डाला हमने। ठीक है ना, एक्स वाई बराबर c²। अच्छा, ये दोनों की दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और इनकी इसेंट्रिसिटी दोनों की √2 होती है। मैं क्लास में घुसा, मैंने आपके सामने कोई भी एक इक्वेशन लिखी और मैंने इसकी इसेंट्रिसिटी पूछी और आपने नहीं बताया, तो मैं आपको तुरंत बाहर निकाल दूंगा। ये सारी चीजें आपको एकदम पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सर टाइम हो गया भूल गए, इसमें भूलने का क्या है, समझने वाली बात है ये तो। ठीक है, तुम उस दिन नहीं आए थे। हाँ, तुम छुप कर रहे हो, क्यों नहीं आए थे? अब तो बोलने में भी शर्म नहीं आती। कहाँ गए थे, जस्ट पिन कोड बता दो। कितने लेक्चर मिस हुए तुम्हारे? एक। क्या पढ़ा था अपन ने उस दिन? यही तो पढ़ा था, तो आज तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ। नोट्स ले लिए थे, आज का समझ में आया? कितना प्रतिशत? ये बताओ, 70+ है 70-? 70+ है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वही बात करी थी, असिम्प्टोट परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऐसे आ जाएगी। वो तो सब तुमको काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होगा। चलो अच्छी बात है। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? पैराबोला की इसेंट्रिसिटी, हाँ, 1 होती है। और पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? कितना? अच्छा, 4 होता है, 4। ठीक है, लिखो, टेंजेंट इलिप्स में क्या होता है? इलिप्स में क्या होता है? एक दिन की छुट्टी में तुम बर्बाद हो गए क्या? इतना सोचना पड़ रहा है, अबे हाइपरबोला में क्या होता है, तो ऑनगोइंग चैप्टर है। मोहित बताओ क्या होता है? 2b² बाई। और यादवेंद्र हाइपरबोला में क्या होता है? इलिप्स में तो 2b² बाई होता है, हाइपरबोला में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? सेम होता है। ठीक, गुड आंसर। ठीक है।
सेम। चलिए, टेंजेंट टू एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये काफी ज्यादा आसान है, इसमें दो मेथड्स होंगे करने के, मेथड 1 एंड मेथड 2। अच्छा, यहाँ लिखो एट x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको और कैसे फंसा सकता है, स्लोप दे देगा ना, ये तो अपन कैलकुलस लगाएंगे, और कैसे फंसा सकता है, कुछ भी ना दे तो पैरामीट्रिक, अरे पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं पढ़ाया ना मैंने आपको, इसके बाद पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। इस पे अगर मैंने आपको बोल दिया कि कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मैंने आपको दे दिए, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताइए मुझे। t इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्यों आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। t इक्वल्स टू जीरो में हम क्या रिप्लेसमेंट करते थे बताएंगे, मुझे अच्छे से बताना। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह, अच्छा x की जगह x प्लस एक्स वन बाई टू, और y की जगह, अच्छा इसमें एक चीज हमने कभी भी नहीं लिखी है कि एक्स वाई की जगह क्या रिप्लेसमेंट करना है, क्योंकि हमने जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी उसमें एक्स वाई कभी हमें मिला ही नहीं, समझ रहे? तो इसलिए मैंने कभी बताया भी नहीं कि क्या जरूरत है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ एक्स वाई की जगह। अब आप बोलोगे कि सर एक्स वाई में भी क्या है, एक्स की जगह ये डाल दो और वाई की जगह ये डाल दो, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करते, ठीक है। दिस इज सिंपली प्योर डिग्री वन टर्म ऑफ एक्स, प्योर डिग्री वन टर्म ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स इंटू वाई जो है इसमें डिग्री वन नहीं है, ये डिग्री टू टर्म है, ठीक है। इसमें रिप्लेसमेंट हम क्या करते हैं, इसमें रिप्लेसमेंट हम करते हैं कि x की जगह, देखो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू, ठीक है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ, यही होता है वैसे, लेकिन अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, यस 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 यही होता है, ठीक है। एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू, मतलब आपको कभी भी एक्स वाई टर्म मिलता है तो उसमें ये रिप्लेसमेंट करेंगे। तो बताओ मुझे, यहाँ पर एक्स वाई जो है उसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट करना है आपको, एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई टू, ये रिप्लेसमेंट कर दिया। कांस्टेंट की जगह तो कोई छिड़कानी नहीं होती थी, बस ये जो आ रहा है आपके पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में अगर फंस गया मैं तो आई ऑलवेज यूज कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड सबसे ज्यादा आसान लगती है मुझे, क्योंकि आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो, लेकिन कैसे निकालोगे, बस लिख दो यहाँ पे कैलकुलस मेथड, ठीक है। अब वो डेरिवेटिव आपको आता होगा तो आप निकाल ही लोगे। आता है डेरिवेटिव, बताइए मुझे इसका, एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, तो कर पाएंगे। यूवी रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन का अपन ने, यूवी डैश प्लस वी यू डैश। आई एम जस्ट आस्किंग, नहीं पढ़ा तो मना कर सकते हो, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का, देखो प्लीज इधर देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैंने दे दिया एक्स वाई बराबर 16, ठीक है, एक्स वाई बराबर 16 का अपन अभी क्वेश्चन कर ही लेंगे, उसमें 9 पार्ट्स करेंगे। तो क्या आप मेरे को यहाँ बता सकते हो कि वाई को हम 16/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 16/x। अच्छा 16/x मतलब x की पावर क्या हो गई, -1, और हमको x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन आता है क्या, बिल्कुल आता है। क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -1, पावर एक छोटा करते हैं ना तो -2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 16 विद नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ दिस -1, और x की पावर -2 को क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया मेरे पास dy/dx, ठीक है। dy/dx का वैल्यू आ गया मेरे पास -16/x²। बस इसमें आप पॉइंट डाल दो x1 y1। इस डिफरेंशिएशन में दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां x1 डाल दो, जहां जहां y है y यहाँ पे है नहीं, अच्छी बात है ना, हमारी गलती थोड़ी। तो सिर्फ x की जगह x1 डाल दो, जैसे ही आप x की जगह x1 डालोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो बन रहा होगा उसका क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। अब आपको इसका स्लोप पता है अगर, तो पॉइंट तो पहले से ही पता है, लाइन की इक्वेशन लिख डालोगे, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सोचने का। तो कैलकुलस मेथड और टी बराबर जीरो मेथड, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
इसमें मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसमें ये XY1 प्लस YX1/2, क्योंकि इसको हमने बहुत रेयरली यूज करा है। तो आप लोग भी इसको ध्यान से याद रखना, उल्टा चलता है। कुछ बच्चे क्या XX1 प्लस YY1 भी लिख देते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं आपको पैरामीट्रिक पढ़ाने वाला था, पढ़ा देता हूँ। ये बहुत ध्यान से सुनना है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ XY इक्वल्स टू C स्क्वायर। ठीक है, यहां तक लिख डाला आप लोगों ने? नहीं लिखा है तो लिख लो, दिस इज डेफिनेटली रफ, है ना। जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैं ये सारी मेथड यूज करके अभी आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा। यस, चलिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म, अब जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उससे रिलेटेड पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का बड़ा मन करता है मेरा। वाई स्क्वायर बराबर 4x, दिस इज पैराबोला 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सर्कल। फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हाइपरबोला। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर। ठीक है, अनदर हाइपरबोला बट स्पेशल हाइपरबोला। सबका हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है। याद करते हैं, याद है आपको सबका? सर्कल का क्या होता था? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, एक्सेलेंट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का क्या होता था? 80 स्क्वायर कॉमा 280। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा एलिप्स का? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। हाइपरबोला का ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, नाइस। अब इसकी बारी आई है ना, ये लास्ट पैरामेट्रिक फॉर्म हमें पढ़ना है। मेरे ख्याल से इसके अलावा एक और पैरामेट्रिक है जो मैं आपको सीधे एओडी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बट उसके अलावा ध्यान से सुनना, पूरा जो एओडी चैप्टर है, पूरा एओडी चैप्टर, उसमें आपको यही सब कर्व देने वाले दोबारा। आपको उसमें फिर से दे देगा एलिप्स, फिर से दे देगा सर्कल, फिर से दे देगा पैराबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है एओडी वालों को। ठीक है, उसमें आपको ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा दी जाएगी। तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका कोई प्रूफ नहीं देखेंगे अपन। देखो इधर से, सी टी कॉमा सी बाई टी। ठीक है, आपको तुरंत चमक जाएगा जैसे ही आप ये सी टी पॉइंट और सी बाई टी पॉइंट को पुट करोगे। तो यहाँ पे सी टी इंटू सी बाई टी करोगे, टी टी तो कट जाएगा, बचेगा क्या? सी टी इंटू सी बाई टी, तो टी टी कट जाएगा तो बचेगा क्या? सी स्क्वायर। मतलब एक्स की जगह सी और वाई की जगह सी, सॉरी एक्स की जगह सी टी और वाई की जगह सी बाई टी रखने पे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इस टाइप का जो पॉइंट होगा ना, सी इंटू पैरामीटर कॉमा सी अपॉन पैरामीटर, वो इस इक्वेशन का पैरामीट्रिक पॉइंट कहलाएगा। तो आज के बाद अगर आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना भी हो तो आप ऐसे अज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैरामीट्रिक फॉर्म इसका क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू सी टी और वाई इज इक्वल टू सी बाई टी। ओके, लिख डालो यहां तक। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना हो तो क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा, बताइए? नॉर्मल की इक्वेशन, अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख पा रहे हो तो टेंजेंट का स्लोप चुरा लो वहां से, उसका नेगेटिव इन्वर्स कर लो। बस नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख दोगे, पॉइंट तो आपको पता ही रहेगा। तो नॉर्मल आप खुद से ही करेंगे, मैं वो अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। ये मिटा रहा हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी अपन ने यहाँ पे। आगे बढ़ा जाए, तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन के बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे। हम उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करके ये चैप्टर को आज फिनिश ही करने वाले। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी डूइंग। फिर हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे बैठ के, सारे कॉनिक सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स थे, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज में मैच द कॉलम आया हुआ है पिछले सालों में। तो मैं आपको सब कराऊंगा और मैं लास्ट वाली क्लास में कराऊंगा क्योंकि मेरे पास इसका वो होगा,
पीपीटी वर्जन या पीडीएफ वर्जन, तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको उस दिन। ये क्या, ये लोग कभी कभी लेक्चर से बाहर जा रहे हैं फिर अंदर आ रहे हैं। लिखो कंसीडर हाइपरबोला। कंसीडर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर 16 टू फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। ऑब्वियसली मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। हाँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, मैंने एल आर पढ़ाया नहीं था आपको, ताकि आप लोग अभी इसमें दिमाग तो लगाओ खुद से। ठीक है, लेंथ ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ टू डायरेक्टराइजेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टराइजेस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,8, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द सेम पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट with respect to 2,3, equation of chord with midpoint 5,6, equation of tangent with slope is equal to -2, equation of tangent with slope is equal to +2। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 5-6 पार्ट तो ऐसे ही, 5 पार्ट तो बहुत इजी है, डायरेक्ट्रिक्स तक अपना आता ही अपने को कैसे करना। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, स्टार्ट फ्रॉम पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करेंगे। आपको मैं समय दे रहा हूँ, आराम से करो इसको। क्या आ रहा है आंसर? 8√2 ना, अरे देख लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले यार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, है ना, खत्म करते हैं इसको अपन जल्दी से। ये है आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हमको क्या बनाना है, एक्स वाई बराबर 16, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका चाहिए ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस ये है, इसकी इक्वेशन है y=x, और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन रहेगी y=-x। आराम आराम से सोचेंगे। फिर उसके बाद वर्टेक्स जो है वो तो डेफिनेटली 0,0 पे आएगा, फर्स्ट पार्ट हो गया। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालने के लिए ये वाली लंबाई चाहिए होती, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले यहाँ पे c का वैल्यू लिख दिया करो। c का वैल्यू एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है ना,
तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, है ना, ना +4 ना -4, सी हमेशा पॉजिटिव रखना, चाहे यहाँ पे नेगेटिव आ जाए ना तो भी आप पॉजिटिव ही रखेंगे सी का वैल्यू। ये वाला पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स C, C होता है ना, C, C हो गया अपना वर्टेक्स, दैट इज 4, 4 लिख दो यहाँ पे 4, 4, है ना, बस खत्म। अरे यही तो बताया था, C√2 C/√2, तो ये रहा C, ये हो जाएगा फोकस 1 कहाँ पे, C√2 पे, तो देखो 4√2, ऑब्वियसली आपको दोनों रेप्लीकेट करना पड़ेगा, और 4/√2, तो ये आ जाएगा फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एट 4/√2। तो मेरे पास जगह बहुत कम है, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझ जाना बस। अब अपना देखो, ये O से लेके A1 तक का डिस्टेंस, 4, 4 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 + 16 32, 2 × 16 मतलब 4√2 आ रहा है ना ये डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इज 4√2, यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो 4√2 आ रहा है। मैंने कुछ गलती करी क्या, चेक करो, 16 + 16, हाँ सही है ना, 4√2। और आपसे अभी क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब देखो इधर प्लीज, दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी होती है, तो ये -4, -4 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस 4√2 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 4√2 होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8√2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 8√2। दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी रुको, हम लोग आगे बढ़ते, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई वो तो मैं लिख चुका हूँ, 4√2, 4√2। ठीक है, आप ऐसा सिंबल लगा सकते हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, मतलब प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। लेंथ ऑफ एलआर की बात करना है, देख लीजिए प्लीज। अभी देखो इधर प्लीज, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर 8 है ना, 8√2 है ना, तो वही होगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, आपको ये चीज समझना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दोनों कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट यहाँ पे बनेंगे पॉइंट्स, उनका भी लंबाई सेम होगा। अच्छा, अब एल आर की लेंथ क्या होती है बताइए, 2 टाइम्स सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है, बताइए कॉन्जुगेट एक्सिस का सेमी कितना है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है, इसका आधा करो, 4√2। ठीक है, अरे यार वो भी छोड़ो ना यार, ऐसे देखो कि 2b², या फिर b और a बराबर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, यही तो होता है, तो यहां से अपने को 2a मिल जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज 2a, 2a होता क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ ना, अपने को कंपेयर करना है यहाँ पे, ए बी कुछ नहीं होता इसमें, पहली बात तो यू जस्ट हैव टू रिलेट कि हाँ उसमें ए जो होता था वो सेमी ट्रांसवर्स होता था, और 2a ट्रांसवर्स एक्सिस होता था, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ है वही लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ आ रहा है, 8√2। ठीक है, अब बताओ आप लोगों को आपका 2 कैसे आ रहा था, 8, 8, अरे बाप रे, फिर तो बहुत मेहनत लग जाएगी ना, आप ऐसी इक्वेशन लिखोगे पहले, x + y सम कांस्टेंट, ऐसा किया होगा, 4√2, 4√2, 8√2, तो x + y = 8√2, ये आ रही ना इक्वेशन, गलत, 8√2 आना चाहिए ना, चेक करो कैसे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आप डालोगे, 4√2 + 4√2, तो 8√2 आएगा, 8√2 आ रहा है ना, हाँ 8√2 आ रहा है, तो मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम आ गया, फिर आपने क्या करा होगा, ये कोऑर्डिनेट निकाला होगा, ये कोऑर्डिनेट निकाला है ना। ठीक है, पहली बात ऐसे नहीं करना अपन ने, तरीका सही है बट बहुत टाइम लगेगा आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने इसको कैसे सॉल्व किया, पैरामेट्रिक से भी कर सकते हैं ना, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, 135, 35 होगा, तो 4√2 प्लस ये डिस्टेंस, हाँ यार छोड़ो टाइम लगेगा, जैसा भी आपने सॉल्व किया तो ये वाला कोऑर्डिनेट आया होगा, फिर ये वाला कोऑर्डिनेट आपने लिखा होगा, फिर उसके बाद क्या करा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, तो आपका 8 आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स गलत होंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जिन्होंने भी अगर लेटेस्ट रेक्टम ऐसे सॉल्व किया हो, ये तरीका बड़ा अच्छा है, करेक्ट तरीका है, बट है ना इससे स्मार्ट तरीका ये वाला कहलाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सेस की लंबाई सेम होती है, तो अपन बी की जगह ए डाल देंगे, अपना फॉर्मूला 2a बन जाएगा। ठीक है, यहाँ चाहे तो लिख लेना लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, दिस 2a इज नथिंग बट दिस। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइजेस लिख देता हूं मैं, बताइए मुझे पहली वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन कैसी होगी, x + y = सम कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा लिख दिया मैंने, तो वो जो लैम्डा होगा वो निकाल पाएंगे अपन, कैसे निकालेंगे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को पुट कर देता हूँ, बताइए बोल के मुझे,
फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पहला क्या है, 4/√2 प्लस 4/√2, तो कितना हो गया, 8/√2 हो गया। अच्छा, तो लैम्डा आ गया 8/√2, तो डायरेक्ट्रिक्स 1 की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 8/√2। डायरेक्ट्रिक्स 2 की इक्वेशन भी आ जाएगी x प्लस वाई बराबर -8/√2, ऑब्वियसली ना, क्योंकि सेकंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसी का नेगेटिव नेगेटिव वर्जन, ये भी आ गया। 2,8 पर टेंजेंट निकालना है। कैसे निकालना चाहोगे टेंजेंट बताइए। t बराबर 0 से, t इक्वल टू 0 से क्या करना होता है, देखो देखो देखो, x y1 प्लस y तो लिख दो, इनटू ये वाला x1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ये कर दिया अपन ने, इसकी जगह रिप्लेसमेंट एक्स वाई की जगह, इस दिस इज इक्वल टू 16। आप ये 2 को उस तरफ ले जाओगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 32, विच मीन्स 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं कैलकुलस से भी करना चाहूँ, करो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप देखो कैलकुलस से कैसे करोगे। कैलकुलस से कैसे करोगे, dy/dx निकालोगे, तो dy/dx देखो ऐसा आएगा इसका, है ना, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, dy/dx विल बी -16/x²। अभी अभी निकाला था अपन ने, इसलिए याद है। और खैर याद भी क्या करना है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, ठीक है। यहाँ पे डाल दो 2, 2 डालोगे कितना आ जाएगा 4, 16/4 कितना हो जाएगा -4। ये क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो क्या आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिख दोगे, बताओ। ये 2,8 पॉइंट कहाँ पर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। तो ये रहा 2,8, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है मुझे, तो पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो क्या हो जाएगा y-8 बराबर स्लोप टाइम्स x-2। तो हमें फाइनली मिल जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस 8। तो दिस विल गिव अस 4x प्लस वाई -16 या +16, ये आ जाएगा, ठीक है। सेम इक्वेशन आ रही, जो इधर से आ रही थी वही इधर भी आ रही। इज दैट ओके, कोई इशू किसी को। कहाँ पे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब टेंजेंट का स्लोप कितना है, जल्दी से देखकर बताओ, टेंजेंट का स्लोप कितना है, 4/1 का नेगेटिव -4, तो टेंजेंट का स्लोप -4 है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा, और नॉर्मल आपको इसी पॉइंट पर बनानी है, देखो ये इसी पॉइंट पर नॉर्मल बनानी है, तो पॉइंट तो पता है और स्लोप भी पता है, तो बचा ही क्या क्वेश्चन में। देखो y-8 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x-2, दैट्स इट। ये हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सीओसी कैसे लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू 2,3, सेम लॉजिक होगा ना। आप देखो 2,3 कहाँ होगा, कहीं 2,3 कहाँ होगा, 2 इधर होगा, 3 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। आई डोंट एग्जैक्टली नो, यहाँ कहीं होगा 2,3। तो इसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पता है ना आपको क्या होता है, दो टेंजेंट बनाएंगे उसको ज्वाइन करेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन भी t = 0 से लिखते हैं, ठीक है। सब बेवकूफ t = 0 में भी आपको सेम रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। सेम रिप्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, ये वाला कहाँ लिखा, x y1 और y(x1), x y1 प्लस y(x1) डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये एक्स वाई की जगह रिप्लेसमेंट करना है, बट यहाँ पे x1 y1 2,3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट, अगेन ये भी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। कॉर्ड विद मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे, t = S1 से। S1 क्या होता है, ये करके बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मिटाना पड़ेगा फिर से ना, बस यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड जो है वो थोड़ा सा फायदेमंद होता है, इरेज नहीं करना पड़ता है आपको। प्लस माइनस कहाँ से आया आपके पास, हम्म, नहीं आपके साथ क्या हो रहा है ना, ये प्लस वाला कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स का है ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट, और वो नीचे वाले का एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस वाला। देखो ना, वो अलग अलग एक्स है, वाई फिर आपको अलग से निकालना रहेगा अभी। ये जो आया ना आपके पास, वो एक्स कोऑर्डिनेट आया ऊपर वाले का, और नीचे वाले का एक्स कोऑर्डिनेट फिर माइनस वाला है, फिर उनका वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। मुश्किल है, आपको समझ में आया ना, ये तरीका मुश्किल है, इसलिए ये इसी से ही करना सही रहेगा। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, इक्वेशन विद मिड पॉइंट, देखो t = S1 लिखना है, आवाज नहीं, t = S1 लिखेंगे
तो किस किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू 5,6। तो 5,6 के रिस्पेक्ट में आपको कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट, मतलब एक कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट है ये, ठीक है। तो आप मुझे बताओ t इज इक्वल टू S1, अगर t इज इक्वल टू S1 करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे t कैसे लिखते हैं xy के लिए, x y1 प्लस y(x1), उल्टा कर दिया पूरा मैंने। हाँ देखो क्या हो जाएगा, x इंटू y1 और y इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया t। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि xy-16 है इक्वेशन, देखो ध्यान से, xy-16 है ना, तो xy की जगह ये रिप्लेसमेंट कर देंगे और 16 की जगह कुछ भी रिप्लेस नहीं करेंगे, ये भी तो लिखना पड़ेगा अपने को। अच्छा S1 का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट को उठा के इक्वेशन में डाल देंगे, डालो 5,6 को 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 - 16, ठीक है, -16 कट जाएगा, विच विल गिव अस 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 60 को नीचे ले आओ ना, तो x/10 और y/12 बराबर 1। ठीक है, मेरे को ये फॉर्मेट लाइन का लिखना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। ये होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है ना, x/x का इंटरसेप्ट प्लस y/y का इंटरसेप्ट बराबर 1। आप अगर यहाँ पे बोलो मेरे से कि x इंटरसेप्ट क्या है तो 10, y इंटरसेप्ट क्या है 12, अदरवाइज ये इक्वेशन भी सेम। अच्छा 10th पूछा है अपने से, 10th किसी से हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप -2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप -2। बताओ, एक टेंजेंट है उसका स्लोप -2 है। सबसे पहली बात आपको मैं फील करा देता हूं, स्लोप -2, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है अगर, तो लाइन सीधी आएगी या तिरछी आएगी? तिरछी आएगी। और -2 स्लोप की जो लाइन होगी, उसको अगर इस हाइपरबोला पे टेंजेंट होना है, तो देखो इस ब्रांच पे भी टेंजेंट हो सकता है और इधर भी टेंजेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप -2, ऐसे दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे। आंसर निकालने से पहले ही आपको फील हो जाना चाहिए कि दो दो आंसर आने वाले। मेरी बात समझ में आई आपको? क्योंकि -2 स्लोप की दो लाइंस इस पे टेंजेंट हो सकती है अगर हो रही है तो। ठीक है, तो वी शुड गेट टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आंसर दो आने, अगर एक भी आंसर आ रहा है आपका तो गलत है। ठीक है, अगर एक ही आंसर आ रहा है तो आप समझ जाना कि कुछ कमी छूट गई अपने से। अब देखो क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप -2, स्लोप -2 है अगर, हाइपरबोला की इक्वेशन है xy बराबर 16, स्लोप क्या होता है dy/dx। अच्छा अब देखो हमको ये बोला है कि स्लोप -2 है, तो ये मान लेते हैं कि ये स्लोप है और ये -2 है, बट हमको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी थोड़ी ना पता है, वो नहीं पता है, तो अब अपने को थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। स्लोप होता है dy/dx, ये रहा y, और dy/dx क्या हो जाएगा, -16/x², और ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है बट बेसिक है बहुत। x1 y1 वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए, हमको पॉइंट पता नहीं था। अब x1 y1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टेंजेंट का स्लोप -16/x1²। y1 यहाँ पे है नहीं लकीली, तो करना नहीं पड़ रहा है। ये टेंजेंट का स्लोप हमारे हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से टेंजेंट का स्लोप क्या है, -2। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास -16/x², माइनस माइनस उड़ा दो, तो x1² का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपके पास, 16/2 कितना होता है 8, सही लिखा है मैंने? तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 2√2 के बराबर, और -2√2 भी तो लिखना पड़ेगा, -2√2 है ना। अच्छा, अरे 8 का अंडर रूट होता है 2√2। अगर x1 समझो, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर 2√2 है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, कैसे निकालू y कोऑर्डिनेट बताइए, y1 कैसे निकालू, दोबारा से किसकी इक्वेशन में डालना पड़ेगा, सोचो ये सब बातें, किस में डालू दोबारा से, हाइपरबोला में। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या, एक्स वाई बराबर 16, तो इसमें अपन डालेंगे अगर एक्स वाई बराबर 16, और यहाँ पे x की जगह अगर 2√2 डाल दिया तो y कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा ना 8, √2 नीचे आ गया, 8/√2। अच्छा 8/√2 आ जाएगा। 8/√2 को आप सिंप्लीफाई करके बताना चाहोगे कितना हो जाएगा, रैशनलाइज करो जल्दी से। 2 आ गया नीचे, 4/√2 आ रहा है, ठीक है, और अगर माइनस लेंगे तो ऑफकोर्स -4√2 आएगा। आपको समझ में आया दो आंसर क्यों आए अपने, मैंने आपको बताया था कि -2 वाली जो लाइन है ना, वो दो बार टेंजेंट हो सकती है हाइपरबोला पे, एक बार इधर ये वाला पॉइंट जो टेंजेंसी का आया वो क्या है बताइए, 2√2, 4√2, और एक बार यहां पे भी टेंजेंट हो सकती है। ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो आने वाला होगा वो दोनों नेगेटिव आना चाहिए, एक्चुअल में थर्ड क्वाड्रेंट है, देखिए दोनों नेगेटिव आया है, x1 और y1।
ठीक है, ये सब बातें आपको पहले से फील हो जानी चाहिए कि हाँ मेरे दो आंसर आने चाहिए, है ना। अच्छा, अब हम दोनों टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जल्दी से बता दो, अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। जितना टाइम लगाओगे उतना टाइम लगेगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, बस लिख डालो फिर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगला वाला मिसप्रिंटिंग नॉर्मल होगा वहां पे, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है बट कोई बात नहीं। तो ये रहा मेरे पास पहला वाला पॉइंट, और ये रहा दूसरा वाला पॉइंट। पेयरिंग देखना, ये मत कर देना x1 y1, है ना। x1 y1, x1 y1 ध्यान से, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट है मेरे पास y-4√2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन में गिवन था x-2√2। ठीक है, दिस इज टेंजेंट नंबर 1। सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे को सिर्फ लॉजिक समझना है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, y माइनस ये वाला 4√2 -4√2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टाइम्स x -2√2। याद आएगा टेंजेंट 2 की इक्वेशन। आगे दोनों टेंजेंट है। अगला वाला शायद नॉर्मल है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल है, क्योंकि टेंजेंट वाला तो कर ही लोगे ना। ठीक है, नॉर्मल का क्वेश्चन कर लोगे आप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना अपने को आना चाहिए, वो भी आप कर लोगे। यस, सो दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे करेंगे अपन बताइए। सेम डीवाई बाई डी एक्स मेथड से ही करेंगे, लेकिन उसका नेगेटिव इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो क्या होता है, वो होता है डी, अरे सॉरी 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 सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव इनवर्स। तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दे रखा है आपको, 2 के बराबर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को दे रखा है हमने 2 के बराबर। तो इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट x1 y1। ठीक है, करो इसको, ट्राई करो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप कर लोगे ना, ये खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेकंड वर्जन होता है जिसको अपन तिरछा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर पूछे भी गए तो। ठीक है, आपसे वो पूछ लेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल वगैरह वगैरह, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे कभी बनेंगे नहीं। ठीक है, तो अपना हाइपरबोला चैप्टर यहाँ पे एकदम खत्म होता है पूरी तरह से। हमने सब कुछ पढ़ लिया इसमें। बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला जिसमें हमने फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह, फिर हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टेंजेंट, और फिर नॉर्मल, और फिर लास्ट में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज एक्स वाई बराबर कांस्टेंट स्क्वायर। सेम चीज अपन ने इलिप्स में सेम सीक्वेंस में पढ़ा था, पैराबोला में भी सेम सीक्वेंस था हमारा सब कुछ। ठीक है, तो पूरा कॉनिक सेक्शन अपना यहाँ पे खत्म होता है, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो खत्म हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने चैप्टर थे टोटल, 6 चैप्टर थे। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन सर्कल, देन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं एकदम अलग मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि जेई के सिलेबस में अगर एनटीए की वेबसाइट में देखें तो वो अलग से स्पेसिफाई करते हैं स्ट्रेट लाइन, फिर अलग से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये अपने हो गए टोटल 6 चैप्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अपन ने इनको खत्म किया है। लेकिन अभी अपना प्रैक्टिस जो है इसमें जारी रखना है अपने को, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रिगरस प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फील होने लगेगा, क्योंकि इसमें आपने एक चीज देखी होगी ना कि समझने के अलावा याद रखने की चीजें हैं थोड़ी थोड़ी। कुछ प्रॉपर्टीज है आपको पता होना चाहिए, F1 M1 × F2 M2 B² होता है, ये सारी चीज आप भूल जाओगे टाइम के साथ साथ। इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले आप धीरे धीरे भूलने लगोगे, सच बता रहा हूँ। आप 1 - 1 प्लस करके भूलने लगोगे, तो वो सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। तो उसके लिए अपना रेगुलर रिविजन और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आपने अभी करी होगी उतना जल्दी आप बाद में रिवाइज कर पाओगे। आपको फटाफट सब याद आ जाएगा, हाँ ऐसा ऐसा होता था, सब याद आ गया। जितनी ज्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आने वाले 10 डेज अपने को यही करना है अच्छे से पूरा। ठीक है, तो अभी अपन सेंगेज जो है वो एलिप्स का कर रहे हैं, है ना। और जहां तक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ रोज रोज, हम लोगों ने 1 to 30 कर डाला है एलिप्स का। जो बच्चे कर रहे हैं उन्होंने तो किया है, जो नहीं कर रहे उनका कभी नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन करवा तो मैं दूंगा आप सबका। अब आपको करना है 31 to 50। ठीक है, 31 to 50 करना है। और हाइपरबोला की डीपीपी नंबर 1 और 2 में आपको दे चुका था, किया आपने 1 और 2, सबने कर लिया होगा। कोई ऐसा जिसने नहीं किया बता दो मुझे, ताकि मैं होमवर्क उस तरीके से दूं। डीपीपी 1 2 अभी तक नहीं किया है, 1 भी नहीं करा है। 1 तो कर सकते थे ना, 1 भी नहीं करा है। तो डीपीपी नंबर 2 आप हाइपरबोला की करेंगे, और एलिप्स के क्वेश्चंस में आपके लिए कम कर देता हूँ, ठीक है। 30 to 42 कर लो, ठीक है। और डीपीपी नंबर 2 एंड,
ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए? 30 to 42, 30 से 42 के बीच में कितने क्वेश्चन हुए? 12 या 13? 13 क्वेश्चन है ना। तो ये 13 क्वेश्चन है, और डीपीपी नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है, ये आपका कल का होमवर्क है, इमीडिएट कल का होमवर्क है। ठीक है, अगर किसी ने 1 से 30 तक संगेज नहीं करा है तो आप 1 से 30 तक कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन डीपीपी नंबर 2 आप कल करके आएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो अपना होगा दैट विल बी बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि बाइनोमियल आपका बचा हुआ है और परमुटेशन में भी कुछ टॉपिक बचे हैं, तो मेरे को वो पहले करवा के आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर मेरे को सेट थ्योरी कराना है आपको, क्योंकि सेट थ्योरी बहुत यूज होने वाला है आगे वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चालू करेंगे फिर क्लास 12 के कुछ कुछ टॉपिक्स डायरेक्टली। वी विल स्टार्ट विद फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लिमिट। तो हमारा बहुत जल्दी कैलकुलस चालू हो जाएगा। फंक्शन मतलब स्टार्ट ऑफ कैलकुलस, ठीक है, रूट ऑफ कैलकुलस। और अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो इवनिंग लेक्चर है वो रिज्यूम हो जाएगा, तो उसकी टाइमिंग्स मैं आपसे डिस्क्लोज करता हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, हाँ ऑनलाइन कर दूंगा मैं, लेकिन ऑनलाइन करूंगी तो फिर आप लोग आओगे नहीं। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आपने अभी पढ़ लिया, अभी क्वेश्चंस कर लिए तो कर लिए, फिर आपको 12th में कुछ समझ में नहीं आएगा, ना इंटीग्रेशन होगा आपसे, ना डिफरेंशिएशन होगा। मैं सच बता रहा हूँ, सब ट्रिग्नोमेट्री है भाई, पूरा साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी आपसे अगर फॉर्मूले ही याद नहीं है आपको, तो आप 12th क्लास में इतना सफर करोगे कि आपको नफरत हो जाएगी मैथ से। सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो नफरत को अपने को नहीं कन्वर्ट करना है, अपने को यहीं पे उस चीज को समझ लेना है। बेसिक्स आने चाहिए बस, कि यार मैं आपसे tan a+tan b पूछ रहा हूँ या tan of a+b पूछ रहा हूँ, तो आप वो बता पाओ एटलीस्ट। मेरे को उतना चाहिए बस अभी, है ना। बेसिक्स आता है, जनरल सॉल्यूशन लिखते आते हैं, बस दैट इज इनफ। उतना आप पढ़ लोगे इवनिंग क्लासेस में। ठीक है, चलिए, तो आपका होमवर्क मैं आपको दे चुका हूँ। ये होमवर्क कल सब करके आएंगे, अभी से बता दे रहा हूँ, आप चाहे तो अभी से चालू कर देना। कल क्लास है आपकी कोई? सॉरी, एग्जाम है कल कोई? चलो, बाय बाय।